निवेश की दुनिया में पहला कदम कहां से करें निवेश का शुभारंभ, आज आपको समझाएगा योर मनी। एसआईपी से निवेश करना कितना आसान और एसआईपी के लिए कौन सी तारीखों का करें चयन, समझाएगा योर मनी। कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल लाइव कमेंट बॉक्स में डालिए, हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। निवेश के लिए सही उम्र नहीं होती है, आप जब चाहे निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन नए निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं कि निवेश की शुरुआत कहां से की जाए। सही जानकारी नहीं होने से कई बार गलत निवेश विकल्प को भी चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं क्योंकि उनको घाटा यहां पर उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन योर मनी का यही मकसद है कि आपको जितनी भी निवेश से जुड़ी सही जानकारी है आपको पता होनी चाहिए, आपका निवेश पोर्टफोलियो आपके हाथ में होना चाहिए और उसकी बागडोर भी आपके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा फोकस है एसआईपी के महत्व पे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने एसआईपी की शुरुआत कर रखी है तो कैसे अपना मुनाफा एसआईपी के जरिए आप बढ़ा सकते हैं, और इतना ही नहीं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो अमूमन एक निवेशक करता है एसआईपी समझकर। उन्हें लगता है कि मुनाफा कमाया जा सकता है कई सालों के बाद, लेकिन उसमें भी कई सारे दाव पेच है, बारीकियां हैं जो आपको समझना जरूरी है। योर मनी आज आपको यही बताएगा और आज इसमें मेरा साथ देने वाले हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत टुस्टकी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। एसआईपी हम सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है या अगर आपको निवेश की शुरुआत करनी है इक्विटी बाजार में तो आप एसआईपी का रास्ता अपना सकते हैं। मुझे ये बताइए कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो ये है, हर महीने हमारी किस्त जाती है, हम जानते हैं अगर लमसम हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक एक करके इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? देखिए कविता, बिल्कुल आपने सही कहा। एसआईपी जो है ना एक तरीका है जिसके द्वारा आप इन्वेस्ट करते हो। हाँ। एसआईपी का मतलब क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हो और सिस्टमैटिकली प्लान करते हो। हाँ। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि आप कमिट करते हो कि आप हर महीने कुछ पैसा लगाएंगे, कौन से फंड में लगाएंगे, कौन सी तारीख को लगाएंगे और कितना पैसा लगाएंगे। तो ये सब आप पहले से डिसाइड करते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पहले खर्चा करते हैं, जो बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम एसआईपी से इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी कमिटमेंट ऑलरेडी है कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है, तो उससे होता क्या है कि हम पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर हम खर्चा करते हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि आप खर्चा करने से पहले कमिट करें। और क्या होता है जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजटिंग भी देखते हो कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको आगे जाके बढ़ा सकते हैं, जो अमूमन हम जो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में नहीं करते। तो मुझे लगता है एसआईपी जो है बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, लेकिन इम्प्लीमेंट हम इसे कैसे करें? और जब एसआईपी के चुनाव की बात आती है, एसआईपी जरिया तो है निवेश करने का, वो हम जानते हैं, लेकिन इसके सिलेक्शन में भी आपको थोड़े से नियम कायदे फॉलो करने चाहिए और अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी करनी चाहिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने कहा ये पूरा प्रोसेस ही पूरा डिसिप्लिन के बारे में है। हाँ। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये है तो बहुत पावरफुल मैकेनिज्म, लेकिन काफ़ी बार हमने क्या देखा कि इन्वेस्टर्स जब उसमें इसको जो फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल रहते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के, लेकिन उसको हमने देखा काफ़ी बार कि उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए एसआईपी शुरू कर दिया, अच्छी बात है, शायद सही समय पे भी शुरू कर दिया, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उतना नहीं किया। सोच के चलिए 5,000 से शुरू करते हैं, कुछ उसका कोई कारण नहीं 5,000 क्यों करना, वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, शुरू कर दिया तो या तो वो कम पड़ जाती है या फिर इतने एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर देते हैं हम जितना हमको उसको आगे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी बात, फंड सिलेक्शन, सीधा हम फंड सिलेक्शन में पहुंच जाते हैं और किस तरह से फंड चुनते हैं हम। अगर किसी ने हमको कहा ये फंड अच्छे करा तो वहाँ पे कर दिया, और हमने काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे फंड में एसआईपी चल रही है, 10,000 की एसआईपी है तो 10 फंड में चल रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फंड बिना सोचे किस तरह के फंड करना है वो, और इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते नहीं है। मतलब काफ़ी बार हमने ये देखा कविता कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी 5,000 से, लेकिन आगे उसको बढ़ाया नहीं है। तो आई थिंक एसआईपी से अगर सही मायने में फ़ायदा लेना है तो उसके, जैसा मैंने कहा, हर चीज़ के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, सही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एसआईपी जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत पावरफुल टूल है मुझे लगता है, लेकिन उसको ठीक से, जैसा मैंने पहले कहा, फॉलो करने की जरूरत। बिल्कुल, अगर आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे नहीं तो ये किसी बैंक में आरडी करने जैसा ही हो जाएगा। आपको ये समझना है कि जो आप निवेश कर रहे हैं हर महीना एसआईपी के जरिए, वो महंगाई को मात तब दे पाएगी जब आपका निवेश आप हर साल या जब भी मुमकिन हो सके आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत कंफ्यूजन लोगों में हेमंत जी इस बात को लेकर होता है कि एसआईपी आप केवल म्यूचुअल फंड्स में ही कर सकते हैं। एसआईपी आप शेयर बाजार में कर सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते
सकते हैं SIP के जरिए, और म्यूचुअल फंड का भी एक जरिया है निवेश करने का। इतना आसान जरिया है और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन लोग कई बार डरते हैं ये सोचकर कि अच्छा अब हर महीना पैसा निकालना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा और उसके बाद हम एकमुश्त कर लें तो वो ज़्यादा सहूलियत वाली बात हो जाती है। एकमुश्त उन्हें लगता है कि जमा करके निवेश करना आसान होता है और हर महीना एक चंक निकालना मुश्किल हो जाता है, तो बचाने पड़ेंगे पैसे। कविता, वो ऐसा होता नहीं है। हाँ। हमको लगता है कि हम हर महीने बचा के रखेंगे। हाँ। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे देश में जो इन्वेस्टर्स को जो बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती। होता क्या है, देखिए जैसे मैंने पहले कहा, SIP का मतलब क्या आप कमिट कर रहे हो। अच्छा, SIP जो है बेसिकली अगर आप नहीं करते, मान लीजिए आपको लगता है कि चलिए हम थोड़ी रकम बना दें। हाँ, एक मुश्त निवेश में क्या फर्क होगा SIP करने के मुकाबले? अगर ये उसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, अगर आप सही मायने में देखो तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि SIP करने के लिए आपको 10-15 हज़ार रुपए की जरूरत है। आप 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हो, आप 1000 से शुरू कर सकते हो, तो आपको इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 या 2 हज़ार रुपए भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप SIP आप शुरू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको अगले 1-2 साल 3 साल पैसा इकट्ठा करना है फिर आपको इन्वेस्ट करना है। यस, अगर आपको मान लीजिए कुछ इनकम की जरूरत है, इनकम जनरेट करनी, तो आपको बड़ी रकम लगेगी। लेकिन अगर आपका पर्पज ये है कि आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हो अपने डिफरेंट गोल्स के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे वो मीडियम टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, अगर आपको पैसा बनाना है तो जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। हाँ। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने यही पैसा बैंक में रखा 2-3 साल और फिर कुछ अगर रकम बन भी गई तो 2-3 साल में जो आपको गेन हो सकता था वो आपने गवा दिया। तो मुझे लगता है कि आपको इसलिए इंतजार नहीं करना है कि हमारे पास पैसा कम है। आज तो म्यूचुअल फंड में अगर स्पेशली बात करें, जैसा आपने कहा स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो, आप कोई भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड की स्पेशली मैं बात करूं तो 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जितना भी पैसा आप SIP शुरू कर सकते हो, तो मुझे लगता नहीं कोई कारण है कि हम उसको देरी करें। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको समझाएं। जीवन के अहम गोल आपके बच्चे की पढ़ाई, शादी और आपका रिटायरमेंट, इसके अलावा जो गोल्स होते हैं, बाहर घूमना फिरना होता है या आजकल लोग सबैटिकल ले लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई चीज़ सीखनी होती है। लेकिन उसको अगर मैं छोड़ दूँ, जीवन के अहम लक्ष्यों के लिए अगर मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं तो मैं हर महीना कितनी SIP करूँ, कितने का लक्ष्य निर्धारित करूँ और कैसे मुझे रिटर्न मिलने पर मैं अपने लक्ष्य को पा पाऊंगी, कितना रिटर्न मुझे मिल पाएगा सालाना। अगर मैं बाजार का रिटर्न पकड़ना चाहूँ तो वो वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है SIP के इन्वेस्टमेंट का। जैसे हमने पहले कहा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ। अब दुविधा ये थी कि कैसे पता चले कि कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आई थिंक वो सबको समझने के लिए इजी रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो उनकी उम्र जो 30 साल है और उनका एक बच्चा है जो 2 साल का है, और अभी उनके पास देखिए उनके 3 गोल हैं, 3 या 4 गोल अगर हम मान के चलें। मेजर गोल हमारे क्या होते हैं? मेजर गोल होता है कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा आपको चाहिए, आप उनकी शादी के लिए पैसा चाहिए, आपके अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, और कुछ शॉर्ट टर्म गोल पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनकी फैमिली में अगर ऐसा गोल है कि हर 2 साल में उनको ट्रैवलिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये आपके हो गए गोल्स। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपने गोल्स को आप डिफाइन कर लीजिए। फिर आप देखिए किस किस गोल के लिए कितना समय आपके पास। तो अगर मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई की हम बात करें, हायर एजुकेशन की, तो करीब 16 साल का समय रहेगा उनके पास। शादी के लिए करें तो ब्रॉडली मैं बोल सकता हूँ कि 23 साल का समय रहेगा। उनकी रिटायरमेंट के लिए करीब 30 साल का समय रहेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर इनका एक गोल है शॉर्ट टर्म में कि इनको हर 2 साल के बाद एक ट्रैवल करने जाना है फैमिली के साथ, तो 2 साल का आपका टाइम होराइजन है। तो देखिए गोल आपके सामने है, आपके सामने ये सामने है कि कितना पैसा, कितना समय आपके पास है। अब हम टारगेट की बात करते हैं। तो मान लीजिए एजुकेशन के लिए, और जब लंबे समय की बात करें, एजुकेशन हो, चाहे शादी हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, इन्फ्लेशन को जरूर आपको कंसीडर करना है। तो मान लीजिए इनका जो पहला गोल है, उनका जो टारगेट है वो 75 लाख है, दूसरा जो गोल है 50, और तीसरा जो उनका रिटायरमेंट का जो गोल है वो करीब 2.5 करोड़, और जो उनको पैसा चाहिए ट्रैवलिंग के लिए वो करीब 2 लाख रुपए है। तो देखिए टारगेट भी हमारे पास है, समय भी हमारे पास है। अब हम यहाँ डिसाइड करते हैं एसेट एलोकेशन। जो लंबे समय की हमारे गोल्स हैं वो पैसा जाएगा इक्विटी में, क्योंकि वहीं पे आपको इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, और जो शॉर्ट टर्म का जो एक गोल है वहाँ पे पैसा जाएगा वो डेट के अंदर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं कविता यहाँ पे। जब इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका टाइम होराइजन 16 साल से मान लीजिए 30 साल है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उनको 12% का एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा, और जो शॉर्ट टर्म है वहाँ पे करीब 8% मिलेगा। अब ये चारों इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हैं। अब देखते हैं कितना पैसा इनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इनको बच्चे की जो एजुकेशन के लिए करीब 13,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शादी के लिए करीब 3,500, अपनी रिटायरमेंट के लिए 7,000, और जो शॉर्ट टर्म गोल है जो 2 लाख रुपए इनको क्रिएट करने हैं, वहाँ पे इनको करीब 7,500 इन्वेस्ट करना है। तो इनकी जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 31,000 की है। और जैसा हमने पहले कहा, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए उनकी इनकम इस समय पे 40,000 रुपये है और वो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, अगर हम अब उनसे अगर हम बात करें
तो उनको लगेगा कि हमने 40,000 में से 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए, 25% में सेव कर रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। लेकिन अगर मैं गोल के सामने देखूँ कहाँ मुझे 31,000 चाहिए और कहाँ हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, तो काफ़ी बड़ा मुझे लगता है गैप होता है। जब हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो समझ में आता है क्या हमारे गोल रियलिस्टिक है, क्या हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम वहाँ तक पहुँचें। और इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप कमिट करेंगे अपने आप से कि हमें आगे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो आई थिंक ये जब प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका जितना भी पैसा आपको हर स्टेज पे चाहिए आपकी लाइफ का, वो आपको मिल सकता है। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर आपने एसआईपी की शुरुआत अभी तक नहीं की है तो हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन भी लेकर आए हैं। हेमंत जी की रिकमेंडेशन आपको बता दें, अगर लंबी अवधि का आपका निवेश है तो ये रेकमेंड कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, एक्सिस फोकस 25 फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड। अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है, लगभग मैं समझूंगी 5 साल से ज्यादा का अगर टाइम होराइजन है, तो इस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखने चाहिए। 7-8 या उससे ज्यादा, 7-8 या उससे ज्यादा। मध्यम अवधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 से 10 साल या 3 से 5 साल, 5 से 7 साल। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा 7 साल से अगर लॉन्ग टर्म है तो हम मान के चल सकते हैं कि आप 3 या 5 से 7 साल तक जो पीरियड है वो हम उसको मीडियम टर्म करेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पर आपकी रिकमेंडेशन है रिलायंस हाइब्रिड इक्विटी फंड, SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड, ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक इक्विटी सेविंग फंड। अगर आपका छोटी अवधि का नजरिया है तो यहाँ सबसे पहले तो आपको इक्विटी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और 3 साल तक का नजरिया, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी क्या है शॉर्ट टर्म में, मेरा कैपिटल सेफ होना चाहिए। बिल्कुल, जहां मुझे अपनी कैपिटल को बचाना है वहीं पे मुझे ये भी देखना है कि क्या मैं ऐसा कुछ ऑप्शन देख सकता हूं जहां पे मुझे बैंक डिपॉजिट से ज्यादा मिले। बिल्कुल, हाँ, और यहाँ पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर 3 साल के लिए आप पैसे रखते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। तो उसमें क्या होता है इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो मान लीजिए आपको 8% का रिटर्न मिला, 6% अगर इन्फ्लेशन है, 2% जो डिफरेंस है दोनों का उसके ऊपर 20% आपको देना, यानी 0.4। तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न हो गई वो करीब 7.6। उतना तो ग्रॉस रिटर्न भी, नॉमिनल रिटर्न भी आपको एफडी में इस समय 3 साल पे नहीं मिल रहा है। आई थिंक काफी बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप म्यूचुअल फंड में डालें। और आई थिंक प्रायोरिटी समझना है, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करना है, शॉर्ट टर्म में कैपिटल प्रोटेक्शन है। और यहाँ पर फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं, कोटक मीडियम टर्म फंड है, HDFC क्रेडिट रिस्क फंड है, L&T क्रेडिट रिस्क फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। तो चलिए, एसआईपी के बेसिक्स तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने का। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, फेसबुक के दर्शकों के सवाल भी हम लेंगे शो पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। चलिए अब जुड़ते हैं दर्शकों के साथ, और पहले दर्शक शामिल मेहती हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार शामिल जी, बताएं अपने पोर्टफोलियो में जो फंड्स शामिल किए हैं, ये आपने खुद आप हैंडल करते हैं अपने पोर्टफोलियो को? मैं वही IIFL से करता हूँ। ओके, ठीक है। तो आपका लक्ष्य मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहती हूँ, 7 साल में 20 लाख रुपए चाहिए, और इसी के लिए आपने ABCL इक्विटी फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, L&T मिड कैप फंड, रिलायंस फोकस इक्विटी फंड और UTI ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड पोर्टफोलियो में शामिल किया है। और आप करते हैं लगभग 7,000 का निवेश, 7 से 9,000 का, 9,000 का। चलिए ठीक है, पहले तो फंड सिलेक्शन और साथ ही 7 साल में 20 लाख रुपए, इस राशि से क्या इकट्ठा हो पाएंगे? कविता, अगर हम इनके टारगेट की बात करें, 7 साल का इनके पास टाइम होराइजन है और इनका टारगेट है 20 लाख रुपए। फिर से जैसे हमने पहले कहा था, हम अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके कैलकुलेट करते हैं हमेशा। 12% अगर मैं रिटर्न लेके चलूँ यहाँ पे, तो इनको करीब 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अभी इनकी इन्वेस्टमेंट है 9,000 की, तो यहाँ पे 6,000 रुपए का शॉर्टफॉल है। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, अगर ये अपना टारगेट जो है 7 साल में पूरा करना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव दूसरा इनके पास ये है कि अगर वो 1-2 साल और अगर अपनी जो ड्यूरेशन को बढ़ा दें तो भी शायद इस इन्वेस्टमेंट से 2 साल बढ़ाने के बाद इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। इनके फंड्स की मैं बात करूं, 5 फंड है 9,000 के लिए, मुझे लगता है फंड ज्यादा है। 4 फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड फंड बिल्कुल अच्छे हैं। एक जो फंड है UTI लॉजिस्टिक फंड जो है, एज ए थीम आई थिंक वो अच्छा है, स्पेशली GST इंप्लीमेंटेशन के बाद। लेकिन मुझे लगता है आपके पास इतना लंबे समय नहीं है और इनके आपके लिए थीमेटिक फंड मुझे लगता नहीं सूटेबल है। तो आप उस फंड से, मेरी सजेशन रहेगी कि आप उस फंड में अपनी SIP बंद करें, और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं या तो किसी मिड कैप में, आपके पास 2 मिड कैप फंड है, उनमें ऐड करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रीअलाइन कीजिए। और जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं किसी कारण से, तो फिर अगर 2 साल का समय और अगर ज़्यादा देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और फेसबुक की हमारी दर्शक दिव्या मेवार का सवाल मैं लूंगी। 40 साल की उम्र में अगर कोई सिंगल हो और आगे की ज़िंदगी भी इन्हें अकेले बितानी है, ऐसा डिसाइड कर लिया गया है, तो उनके लिए अपने लिए आर्थिक प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सब कुछ आपको अपने आप करना होता है। अब ऐसे में
अगर आपकी उम्र वाकई 40 साल की है तो हम आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं नहीं जानते हैं, लेकिन अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए अगर कोई निवेश नहीं शुरू किया है? देखिए कुछ ना कुछ निवेश तो होगा, चाहे हो सकता है वो बैंक डिपॉजिट होगा। तो आई थिंक क्योंकि अभी शुरुआत करना चाहते हैं इन्होंने, इनको लगा कि अभी फ्यूचर के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर अगर करना है अपने आप को, तो पहले मैं चाहूंगा कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को देख लें। हमेशा ध्यान रखिए कि अभी भी आपके पास वर्किंग लाइफ का समय काफ़ी बचा है। जो कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपका समय है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अभी म्यूचुअल फंड या ऐसी किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट में नहीं है और आपने पैसा जो है स्मॉल सेविंग स्कीम या एफडी में डाला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रीअलाइन करने की जरूरत है। समझ के रखिए कि लॉन्ग टर्म में ऐसे जो ऑप्शंस हैं, एक तो वहाँ रिटर्न कम मिलता है, दूसरा टैक्सेबल है, तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफ़ी कम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि सालों साल इन्वेस्ट करने के बाद भी आपकी पैसे की जो वैल्यू बढ़नी चाहिए वो बढ़ेगी नहीं, सिर्फ नंबर्स में बढ़ेगी। तो आई थिंक सबसे पहले आप देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, वो देखना है आपको। दूसरी, अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा क्वांटिफाई करना पड़ेगा आपको गोल के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए कितने साल आप काम करना चाहते हो, काम करने के बाद कितना पैसा आपको लगेगा ताकि बाकी की ज़िंदगी जो है वो आराम से कटे। और इसीलिए इस स्टेज पे जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे वो आपका होनी चाहिए ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी आप इक्विटी फंड, जैसे हमने पहले शो में बात की, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करें, या अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास लमसम पैसा है, पहले एफडी में पैसा हुआ है, उसको आपको रीलैंड करना है, तो उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दें, एसआईपी और लमसम। मुझे लगता है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड। तो अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए, कितना समय है, कितनी वर्किंग लाइफ आपको लगता है आपकी है, उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिए। एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए, जैसे मैंने कहा अगर लॉन्ग टर्म में इनको अपना एक कॉर्पस बनाना है तो इक्विटी फंड में जाइए, और पहले का जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा रीअलाइन कीजिए, ताकि आपकी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी जो रिटर्न माइनस टैक्सेशन और इन्फ्लेशन, वो पॉजिटिव बने, ताकि आपके पैसे की वैल्यू जो आगे आगे बढ़ती जाए। ऑलराइट दिव्या जी, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो हेमंत जी ने आपको सलाह तो दे दी है, लेकिन क्योंकि आपका मौजूदा पोर्टफोलियो हमारे पास नहीं है तो हम चाहते हैं कि आप ईमेल के जरिए या फेसबुक पे हमारा जो पेज है योर मनी का, वहाँ पे अपना सवाल इनबॉक्स भी कर सकती हैं। तमाम फाइनेंशियल डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर के साथ डालिए और हम आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग भी यहाँ कर सकते हैं। लेकिन इस बीच दीपक कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैंने 3-4 एसआईपी कर रखी हैं, जिसमें मैं 3 साल से इन्वेस्टेड हूँ। 3 साल से ही है, ओके। जिसमें एसबीआई ब्लू चिप में मेरी 10,000 की एसआईपी जा रही है जी। नाम है मेरे पास फंड्स के। 20 से 25 साल के लिए आपको ये निवेश करना है ना? कोई खास लक्ष्य आप जो इकट्ठा करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं पैसा? मैं अपने रिटायरमेंट के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहा हूँ 1 करोड़ का। 1 करोड़ का। आपकी अभी उम्र क्या है? 37। और आपका हर महीने का खर्चा कितना है? 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार का आपका फिलहाल का खर्चा है और आपको रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 37 आपकी उम्र है, ओके। 2-3 सवाल थे मेरे। जी जी। जैसे मैंने स्मॉल कैप और आईसीआईसी प्रोबेबिलिटी डिस्कवरी का फंड जो लिया था वो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लिया था, लेकिन वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैं इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ? दूसरा सवाल ये था कि एलटीसीजी जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तब नहीं लगा था, तो अभी एलटीसीजी लगने के बाद मेरे गोल पर कितना असर पड़ेगा? और तीसरा कि जो अभी आप लोगों ने बोला कि मंथली एक्सपेंस 25,000 है, 1 करोड़ मेरे रिटायरमेंट के लिए सही रहेगा या मुझे और ही ज्यादा? चलिए, आपने बहुत ही सही मुद्दों को पकड़ा है और अच्छा कि आपने योर मनी को अपना सवाल भेजा है। हेमंत जी, क्या जवाब होगा? सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज किसी निवेशक को देखने चाहिए वो उनको समझ आ गया। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे इनकी 2-3 एस्पेक्ट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने कहा इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ है 25 साल के बाद। 5,000 की इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं। अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें 25 साल इक्विटी में, हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, ना कि फंड से है। तो आप एज एन एसेट क्लास अपनी कंटिन्यू कीजिए, 1 करोड़ का टारगेट इनका पूरा होगा। लेकिन जो मुझे लगता है जो इनको रिक्वायरमेंट होगी, करीब यहाँ से एटलीस्ट 1.5 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी। इनको थोड़ा सा पैसा 2 इनको पकड़ लेना बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है 2-3 हजार रुपए इनको बढ़ाने चाहिए। फंड्स के अंदर 2 फंड मुझे लगता है रख सकते हैं। एसबीआई ब्लू चिप जो फंड है और जो यूटीआई का जो एमएनसी फंड है, ये 2 फंड रखें। बाकी के फंड की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कुछ एक मल्टी कैप मैंने पहले रिकमेंड किए थे, उनमें से अगर आप देख लें तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। 1 या 2 फंड, बहुत ज्यादा फंड मत कीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 रुपीज है। मैक्सिमम अगर चाहें 3 फंड, वो भी इसलिए ताकि डिफरेंट सेगमेंट या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के तहत अपने पैसे आप लगा सकें। आखिरी सवाल जो उन्होंने पूछा था, एलटीसीजी का कितना असर पड़ेगा इनके मुनाफे पर? देखिए, ऐसा होता है कि इसमें एलटीसीजी का 10% टैक्स लगेगा जो भी इनका कैपिटल गेन्स रहेगा, और इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। क्योंकि 25 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो जाहिर सी बात है काफी अच्छा खासा इनका कैपिटल गेन
रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि वैसे भी इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एलटीसीजी के हिसाब से इनके जो टारगेट है कम से कम 1.5 या 2 करोड़ पे होना चाहिए, ताकि उनको एलटीसीजी का भी प्रोविजन कर सकें और साथ में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस समय पे, क्योंकि अभी आज उनका खर्चा 20-25 हज़ार है, 25 साल के बाद इतना खर्चा नहीं रहेगा, बढ़ेगा वो। बिल्कुल तो बढ़ेगा। कम से कम मुझे लगता है उनको 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो अपने निवेश को बढ़ाइए दीपक जी, आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। और इसी नोट पे वक्त है छोटे से ब्रेक का। 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में डेफिनेटली आप सीधा लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बात सही है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना लंबा समय जो उसका इम्पैक्ट है वोलेटिलिटी का वो बहुत कम हो जाएगा उस समय तक। हाँ, लेकिन अगर आप साथ में सिस्टमैटिकली भी इन्वेस्ट कर सकें तो जैसे मैंने पहले कहा वो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है लमसम और एसआईपी का। लेकिन अगर मैं मान लीजिए अगले 3-4 साल तक मैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से इन्वेस्ट करूं तो उतना ही मैंने अपना टाइम होराइजन कम कर लिया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा वोलेटिलिटी के साथ, तो मुझे उसका कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो आई थिंक अगर लमसम भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकी बात करें, उन्होंने कहा टारगेट उनका 1 करोड़ रुपए है, यहाँ पे 12% फिर से मैं वो रिटर्न अगर मान के चलूँ तो इनके टाइम होराइजन में वो 55 लाख का इनका कॉर्पस बनेगा। तो जैसा मैंने पहले कहा, उनको थोड़ा सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। 2-3 फंड मैं इनको रिकमेंड कर देता हूँ, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, HDFC स्मॉल कैप और इन्वेस्टको कॉन्ट्रा। ये 3 फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। हमने एक मल्टी कैप फंड देखा है, एक स्मॉल कैप फंड देखा है और एक जो है कॉन्ट्रेरियन फंड देखा है। तो आई थिंक तीनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तीनों फंड्स के। तीनों फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट करें 55 लाख इनका यहाँ से बन सकता है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो 12% जो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है, लेकिन हमेशा हम कंजर्वेटिव लेके ही चलते हैं। थोड़ा मार्जिन वहाँ पे इनके पास है, लेकिन मुझे लगता है कुछ इन्वेस्टमेंट इनको जब भी इनके पास पैसा हो, जरूरी नहीं कि आपको SIP से इन्वेस्ट करना है, जब भी आपके पास पैसा हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकें तो डेफिनेटली इसके अंदर आप ऐड करते जाइए। ऑलराइट, जितना हो सका हमने आपके सवालों के जवाब दिए हैं। और अब तक अगर आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है तो जल्द से जल्द शुरुआत करें, SIP का रास्ता अपनाएं अगर आप एकमुश्त निवेश नहीं करना चाहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। हेमंत जी, अपना सवाल पूछें योर मनी पर, व्हाट्सएप करें, ट्वीट करें। आप